प्रणाली के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है कि मंडला और बालाघाट जिलों में जिन गरीबों को राशन का वितरण हुआ वो पशुओं के खाने लायक था, यानी कि इंसान के खाने लायक उस चावल को योग्य नहीं माना गया है। जुलाई महीने में केंद्र सरकार की टीम ने कुल 32 सैंपल इकट्ठे किए थे, जिसको दिल्ली की लैब में जांच के लिए भेजा गया था। लैब की रिपोर्ट के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बालाघाट और मंडला जिले में राशन दुकानों से जो चावल बांटा गया है वो पशुओं के खाने लायक था। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा ये पूरा मामला जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस पूरे मामले को कमलनाथ ने घिनौना अपराध बताया है। तो वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। बीजेपी के मुताबिक बीते 15 महीनों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और ये जिम्मा कांग्रेस सरकार के ऊपर था कि वो राशन दुकानों से सही तरीके से अनाज का वितरण कराते, लेकिन क्वालिटी वाला अनाज गरीबों की थाली तक नहीं पहुंचा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है और इसी के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सांवेर में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पुलिस ने इस मामले में 34 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। इन पर कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सांवेर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे प्रेमचंद गुड्डू के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह विवादों में घिर गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने ढोल धमाकों के साथ रैली निकाली और हजारों की भीड़ जुटाई। बाद में हालांकि कार्यालय का उद्घाटन समारोह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की श्रद्धांजलि सभा में बदल गया। लेकिन उपचुनाव की राजनीति में कोरोना संक्रमण से बचने की गाइडलाइन एक बार फिर तार-तार हो गई और भारी भीड़ जमा होने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं, जिस पर पुलिस ने कांग्रेस के 34 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली। इस कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर के तमाम कांग्रेस नेता गाड़ियां भरकर सांवेर पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकरीवाल, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव समेत तमाम नेता सांवेर पहुंचे। सांवेर की सड़कों पर रैली निकालते हुए कार्यकर्ताओं की भीड़ से जाम लग गया। बाद में चुनाव कार्यालय के नजदीक बिना शारीरिक दूरी के 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाकर पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी गई। अब एफआईआर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दमन पर उतारू है और सांवेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्रकरण इसका उदाहरण है। उन्होंने मांग की कि तुलसी सिलावट के कार्यालय के शुभारंभ पर भाजपा नेताओं पर भी प्रकरण दर्ज हो। ग्वालियर के कार्यक्रम पर शिवराज जी सिंधिया जी पर भी मामला दर्ज हो, क्योंकि सांवेर में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया था। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे, लेकिन तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस नेताओं पर हुई एफआईआर के बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इंदौर में भी इसी तरह का मामला हुआ था, लेकिन अब देखना यह होगा कि सांवेर में कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में अंडा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर कहा कि वो आंगनवाड़ियों में कमजोर बच्चों को अंडा जरूर खिलाएंगी। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर ये दावा किया है कि वो मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए अंडा वितरण की योजना तैयार करेंगी और जल्द ही इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर इस योजना को लागू कराएंगी। इमरती देवी ने कहा कि वे मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में उन्हीं बच्चों को अंडा परोसने की तैयारी कर रही है जो बच्चे अंडा खाते हैं या फिर जिनकी अंडा खाने में रुचि है। जो बच्चे अंडा नहीं खाना चाहेंगे उन्हें फल दिए जाएंगे। इमरती देवी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि इमरती देवी को क्या भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को अंडा खिलाने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में रहते महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अंडा देने की योजना का ऐलान किया था। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने इमरती के इस बयान का विरोध किया था। यही वजह है कि अब कांग्रेस इमरती के इस बयान के बाद उन पर तंज कस रही है। इमरती देवी के कांग्रेस सरकार में रहते अंडा बांटने की योजना का भाजपा ने विरोध किया था और अब वही इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी में है और एक बार फिर अंडा
बांटने की योजना का ऐलान कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने परेशानी यही है कि इस पॉलिटिक्स से कैसे निपटा जाए। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा राम की शरण में है। आज से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जो गांव-गांव में निकाली जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास के साथ शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला यात्रा निकाली जा रही है। रामशिला यात्रा का आज शुभारंभ हुआ है, जो सुर्खी विधानसभा के हर एक गांव में पहुंचेगी। उपचुनाव से पहले बीजेपी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में राम के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। रामशिला यात्रा की शुरुआत परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और भाजपा के पदाधिकारियों ने सागर से की। सुर्खी विधानसभा में 5 रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिससे रामशिला पूजन कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इन रथों में चांदी की शिलाएं विराजमान रहेंगी, जो सुर्खी विधानसभा के 300 गांव में 11 दिन में पहुंचेंगी। और पूजन में रामशिला यात्रा के समापन के बाद राजस्व एवं परिवहन मंत्री ग्रामीणों के साथ इन शिलाओं को श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपेंगे। कांग्रेस सिर्फ इसे चुनाव में फायदा लेने की यात्रा बता रही है, तो भाजपा भगवान राम के नाम और आस्था के जरिए विधानसभा क्षेत्र में लोगों के घर घर पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने जिस फेद ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की थी, अब उसकी रातीबड़ स्थित क्रिकेट एकेडमी पर ताला डल सकता है। दरअसल अरविंद तीलू जोशी की संपत्ति में फेद ग्रुप के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर की पार्टनरशिप की बात सामने आई है। हाल ही में दिल्ली आयकर विभाग की टीम ने फेद बिल्डर और गोल्डन बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में फेद क्रिकेट एकेडमी की 15 में से 10 एकड़ जमीन अटैच हो सकती है। दरअसल 15 में से 10 एकड़ जमीन अरविंद जोशी के पिता HM जोशी और उनकी माता निर्मला जोशी के नाम निकली है। अभी तक जितनी भी संपत्ति जोशी दंपति की अटैच की गई थी और आगे जिस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जानी है, उनमें फेद क्रिकेट एकेडमी की 10 एकड़ ज़मीन शामिल नहीं है। ऐसे में इस ज़मीन पर पहले आयकर विभाग की विंग अटैचमेंट की कार्रवाई करेगी, उसके बाद आगे कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में इस एकेडमी में जो 15 एकड़ का पूरा एकेडमी का जो बनाया गया है, उसमें से 10 एकड़ जोशी दंपति के रिश्तेदारों की है। इसलिए अब आयकर विभाग की इस बात की पुष्टि होने के बाद अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति को अटैच किया जाएगा, उसके बाद कुर्की की कार्रवाई होगी और ऐसे में आने वाले समय में इस एकेडमी में ताला डल सकता है। नर्मदा प्रोजेक्ट की पाइपलाइन टूटने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मंगलवार की रात को पाइपलाइन में लीकेज हुआ, लेकिन बुधवार को भी इसका असर देखने को मिल रहा है। निगम की टीम कल रात से ही यहां पर तैनात है। कल रात तक घुटने घुटने पानी था, जो निगम की टीम ने मोटर के जरिए बाहर निकाला है। और जिस तरीके से यहां पर पाइपलाइन को सुधारा जा रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक भी खासा प्रभावित हो रहा है। जो स्थिति कल रात को बनी थी, लोगों के घर में पानी चला गया था और हालात ये है कि पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से कई एक बस्तियां हैं जो पूरे शहर में होती हुई ये सप्लाई जाती है। लगभग 8 लाख आबादी को आज पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा। कल से ही पानी की किल्लत हो पड़ी है और जिस तरीके से ये पाइपलाइन अलग अलग जगहों पर लोगों को पानी सप्लाई करती थी, उस पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही जो साइकिल ट्रैक था बावड़िया कला के पास का, BRTS के पास का, वो साइकिल ट्रैक भी से खास प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो गड्ढे खोदे गए हैं पाइपलाइन को ठीक करने के लिए, उसकी वजह से ट्रैक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब भी कीचड़ भरा आलम है और सुधारने के लिए जब से निगम की टीम यहाँ पर लगी हुई है, बावड़िया कला के पास जो बाग सेवनिया थाना है, उसके पास ट्रैफिक की स्थिति ऐसी है कि लोगों को घंटों परेशान होना पड़ रहा है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। निगम की टीम लीकेज को ठीक करने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी कितने दिनों तक सप्लाई नहीं हो पाएगा पानी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है और लोग फिलहाल पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इंदौर में ढाबा संचालक एवं शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी की देर रात 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
मृतक रमेश साहू पर सदर बाजार और तेजाजी नगर थाना इलाके में पूर्व से ही आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश और लूट की नीयत से हत्या की वारदात को अंजाम देना मानकर जांच कर रही है। दरअसल मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात लगभग 2 बजे रमेश साहू नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग पर 3 बदमाशों ने गोलियों से हमला बोल दिया। इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रमेश साहू का तेजाजी नगर थाना इलाके के उमरी खेड़ा गाँव में ढाबा था। ढाबे पर ही रमेश साहू और उनका परिवार रहता था। देर रात 3 बदमाश वहां लूट की नीयत से दाखिल हुए। जानकारी मिली है कि बदमाशों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहले मारपीट की और फिर सामान लूटने का प्रयास किया। जब उन्हें वहां कुछ खास सामान नहीं मिला तो रमेश साहू पर धारदार हथियार और गोलियों से हमला कर दिया और भाग खड़े हुए। रमेश के परिवार के सदस्यों ने तीनों बदमाशों का हुलिया पुलिस को बताया है। पुलिस अब हुलिया के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बहरहाल देर रात शिवसेना के पूर्व नेता की गोली मारकर हत्या करना पुलिस के देर रात की सख्ती की पोल खोल रही है। अब पुलिस का दावा है कि जल्दी ही हत्या को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई हुलिये की जानकारी के मुताबिक यह स्पष्ट हुआ है कि बदमाश क्षेत्रीय न होकर बाहरी इलाकों से आए थे। पुलिस अब आसपास के इलाकों में आरोपियों की तलाश कर रही है। आम लोगों के लिए बैंकिंग को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें लाखों लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए और खाते खुलवाने के साथ ही उन्हें एटीएम कार्ड भी इशू किए जाने थे। लेकिन जो एटीएम कार्ड इशू किए जा रहे हैं वो उपभोक्ताओं तक पहुंच नहीं रहे हैं, बल्कि कचरे के ढेर में या नदी में बहते हुए पाए जा रहे हैं। इसका ताज़ा मामला बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में सामने आया है, जहां की सेंट्रल बैंक शाखा से हजारों उपभोक्ताओं को जारी किए गए जनधन खातों के एटीएम कार्ड भीमपुर ब्लॉक के नज़दीक एक नदी में 5 बोरियों में भरे हुए बहते पाए गए। जब इस पूरे मामले की सूचना जिला प्रशासन और बैंक प्रबंधन के पास पहुंची तो हड़कंप की स्थिति बनी। प्रारंभिक जांच में 2 बातें सामने आई है। पहली तो ये कि कियोस्क सेंटर संचालक जो कि बैंक के आसपास ही काम करते हैं, ये उपभोक्ताओं तक एटीएम कार्ड पहुंचने ही नहीं देते, जिससे छोटे ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन तक उपभोक्ता इनके पास जाते हैं और कियोस्क सेंटर संचालक को उसका कमीशन प्राप्त होता है। दूसरी लापरवाही ये सामने आई कि जब हजारों बैंक एटीएम जो है बैंक की शाखा में पड़े हुए थे अथवा ये कियोस्क सेंटर संचालक के पास थे, तो ये उपभोक्ताओं तक क्यों नहीं पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग बैंक द्वारा नहीं की गई। सबसे हैरत की बात यह है कि एटीएम कार्ड नदी में मिलने के 24 घंटे बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि पुलिस ने जो एटीएम कार्ड जब्त किए थे वो वापस उसी बैंक शाखा के पास पहुंचा दिए गए हैं, जिनकी लापरवाही से ये उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाए थे। यानी साफ जाहिर है कि इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन, कियोस्क सेंटर संचालक के साथ पुलिस की भूमिका भी अब संदिग्ध दिखाई दे रही है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा उपासना का समय नियत रहता है। उसी प्रकार पितरों की उपासना का जो समय है उसे पितृपक्ष कहा जाता है, जो आज भादों की पूर्णिमा से शुरू होकर पितृमोक्ष अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों तक श्रद्धालुओं द्वारा अपने पितरों के शांति और कल्याण के निमित्त विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। महाभारत काल के शांति पर्व में भी इसका उदाहरण देखने को मिलता है। पितरों की उपासना का जो पर्व है उसे श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म। होशंगाबाद में मां नर्मदा की नगरी में नर्मदा घाटों पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा अपने पितरों की शांति और कल्याण के निमित्त तर्पण, पिंडदान सहित अन्य धार्मिक कार्य रीति रिवाज के अनुसार निभाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट बदस्तूर जारी है। रोज नए रिकॉर्ड के साथ राजधानी रायपुर और दुर्ग लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो इन लगातार नए मरीजों के मिलने के साथ ही रिकवरी रेट में गिरावट अब चिंता का सबब बनने लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ 52.16% के साथ नीचे से दूसरे और देश भर में 34वें स्थान तक पहुंच चुका है। तो वहीं मेघालय 48.9% के साथ सबसे अंतिम पायदान पे मौजूद है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एक वक्त वो भी था जब रिकवरी रेट 93% तक पहुंच चुका था और ऐसा लगने लगा था कि देश भर में कोरोना मुक्त राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आएगा। मगर केवल अगस्त माह में 22,000 से नए मरीजों ने जिस तरह से तादाद बढ़ा दी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि छत्तीसगढ़ में अगर अभी भी समय रहते कुछ बेहतर प्रबंध नहीं किए गए तो आने वाले समय में स्थितियाँ और भी बेहद गंभीर हो जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि डरावने आंकड़े के बाद, रिकवरी रेट में लगातार गिरावट के बाद आने वाले समय में जिम्मेदारों के द्वारा और क्या कुछ बेहतर कदम उठाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में बस एसोसिएशन में 2 फाड़ हो चुका है। एक जो धड़ा है उसने आज से बसों की शुरुआत कर दी है और कुछ रूट में बस भी गई है, लेकिन वहीं दूसरा धड़ा जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। दूसरे धड़े का कहना है कि ना ही उन्हें किसी तरह की मीटिंग की जानकारी है और न ही हमारे एसोसिएशन के बीच में ये बात हुई कि बसें कब से चलानी है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लेती तब तक कि वो अपनी बसें नहीं चलाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो पहला धड़ा जिसमें कि पूर्व महापौर जो है वो और जो अभी नगर निगम के सभापति हैं प्रमोद दुबे वो शामिल हैं, उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री के साथ ही परिवहन मंत्री को धन्यवाद दिया और इस बात को लेकर घोषणा की कि आज से बसें शुरू हो जाएंगी। आज सुबह से हालांकि कुछ बसें गई भी, तो जो बस चालक हैं उनका कहना है कि यात्री काफ़ी कम थे और ज़्यादातर बसें खड़ी ही रही। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे धड़े ने कोई तैयारी नहीं की थी, उनकी बसें उसी तरीके से खड़ी थी। देखना ये होगा कि क्या जो पहला धड़ा है वो बस चलाना जारी रखता है और क्या सरकार उनकी मांगे पूरी करती है। दूसरी बात यह है कि क्या दूसरा धड़ा जो है वो पहले धड़े के साथ आता है और वो जो है वो बस चलाना शुरू करता है या फिर अपनी मांगों पर अड़ा रहता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आम आदमी को लेकर क्या, अगर बसों में सवारी जिन लोगों ने बस चलाना शुरू किया उनका कहना है कि अगर बसों में सवारी नहीं मिली तो वो बस चलाना बंद कर देंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो पहला दिन होने के चलते हालांकि जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन धीरे धीरे अगर सवारी बढ़ती है तो क्या उसी बिना मांगे पूरी किए बस संचालक कंटिन्यू करते हैं या फिर लगातार सरकार के ऊपर दबाव डालकर बसों को फिर से एक बार बंद कर सकते हैं। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें तो बस स्टैंड में फिर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा जैसा समय बीतता जा रहा है वैसा वैसा क्वारंटाइन सेंटर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका उजागर होते जा रहा है। एक मामला, ताज़ा मामला जो सामने है, जो सूचना का अधिकार के तहत जो जानकारी मिला है उसमें ट्रैवलिंग का भी दिखाया गया है। कुछ गाड़ी किराए में लिया गया था और गाड़ी का रेट वही 1400 रुपये बताया जा रहा है। वो गाड़ी कौन सी है? जूरी ट्रेवल्स। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जूरी ट्रेवल्स है और जूरी ट्रेवल्स का मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। उनका मानना है इनकी जो गाड़ी है ये क्वारंटाइन सेंटर में सामानों को ढुलाने के लिए लगाया गया था और उनके साथ जो बात हुआ है वो 1300 रुपये की बात हुआ था, लेकिन अब तक उनको पैसा नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर जो बिल मौजूद है वो बिल में पेड बाय मी करके करीबन 30,500 रुपये का भुगतान हो चुका है। देख सकते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है कि सरकार की ओर से जो क्वारंटाइन में जो प्रवासी मजदूर छात्र थे उन्हें सुविधा पहुंचाने के लिए जो सरकार ने जो पैसा आवंटन किया है और उस पैसा को किस तरह से बंदरबाट किया है वो एक ताज़ा नमूना है। आखिर इसकी जांच की बात तो जनप्रतिनिधि ने कह दिया कि जांच हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जांच कब होगी? क्या दोषी जो अधिकारी है क्या उस पर कार्रवाई हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। दुर्ग जिले में एक दिन के पूर्व जो रिकॉर्ड सामने आए हैं वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए हैं। 214 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा 11 लोगों की मौत हो गई है। तो इस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्ग जिले में करीब 100 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जो काफ़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। दुर्ग जिला प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है और इस संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्ग जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस विषय में कोई भी तरह की लापरवाही ना बरतें, बल्कि और साथ ही जो है संक्रमितों की जांच जो की जा रही है वो अधिक से अधिक की जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। इस संक्रमण की वजह से न सिर्फ पुलिस विभाग के लोग आए हैं बल्कि मेडिकल स्टाफ, बीएसएफ के स्टाफ, बीएसपी कर्मी सहित अन्य लोग भी, हर क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हैं जो कोरोना संक्रमण की वजह से आज पीड़ित हैं। तो इस तरह से एक बड़ी संख्या दुर्ग जिले में सामने आ रही है। आज जो जिस तरह से कोरोना की संक्रमण की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, दुर्ग जिला कलेक्टर के आदेश पर जो है लॉकडाउन वो 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत जिस तरह से जो बाजार खुल रहे थे उसमें आंशिक छूट दी गई है, बाकी जस का तस रखा गया है। तो एक तरह से जिला कलेक्टर जरूर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती बढ़ती जाती है वो सख्ती कहीं नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि आज लोग बेखौफ होकर अपने सड़कों पर घूम रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आज लोगों को भी जागरूक होना बेहद आवश्यक है, अन्यथा ये संक्रमण लगातार जिले में बढ़ता जाएगा।